हे गाइस, नमस्कार। मैं मनोज कुमार। यूपीएससी 2021 को लेकर जो डेट हैं वो इशू हो चुकी हैं। 4/3/2021 को ये डेट शुरू हुई हैं और मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी को लेकर जो जिस तरह से प्रतियोगिता बढ़ रही है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है एस्पायरेंट्स की, तो उस लेवल पे जो वैकेंसी है वो घट रही हैं, लगातार जो है घट रही हैं। 2015 की हम बात करें तो 1129 कुल पोस्ट थी, और 2016 की बात करें तो 1079 1079 जो पोस्ट थी। और 2017 में आप देखेंगे कि 980 पोस्ट कुल थी, और 2018 में और घट गई और 782 पोस्ट हुई हैं। तो 2019 में आपने देखा 896, और 2020 में देखा आपने 796, मतलब लगातार घट रही हैं। और 2021 में आप देख रहे हैं, आपको मैंने बताया कि 2021 में कुल पोस्ट जो है 712 हैं। तो आप देखेंगे कि ये फिलअप करने का इसको प्रोसेस क्या है, या फिलअप किस डेट तक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे 24 मार्च 2021 तक जो आप भर सकते हैं। इससे पहले ही भरें, बिकॉज जो सेंटर्स हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ मैंने आपको बताया कि बढ़ती जा रही है, हर साल जो है बढ़ जाती हैं एस्पायरेंट्स की। इसलिए आप 24 तारीख का इंतज़ार मत करें। आप बल्कि आपको अभी जैसे ही आपको पता चला वैसे ही आप अप्लाई कर दें, ताकि आपके जो है आपके ही स्टेट में या आपके नियर बाई जो स्टेशंस है वहाँ पर आपका नंबर पड़ जाए। तो एडमिट कार्ड आपको कब जारी होंगे? तो एडमिट कार्ड लगभग यूपीएससी एग्ज़ाम्स, जैसे कि मैंने बताया कि अभी तक मैंने आपको बताया नहीं एक्चुअली में, कि 27 जून 2021 को यूपीएससी के एग्ज़ाम होने को है। तो उससे पहले पहले जो है एडमिट कार्ड इशू हो जाएंगे 3 हफ्ते पहले लगभग, यानी कि मान के चलें कि मई लास्ट और जून के फर्स्ट वीक में जो है एडमिट कार्ड इशू हो जाएंगे। तो ये यूपीएससी ने डिक्लेयर कर लिया है कि ये ऑनलाइन ही मिलेंगे, किसी को ऑफलाइन नहीं मिलेंगे। आपको वहीं से जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसके बाद जो है जैसे मैं बता रहा हूँ कि 3 हफ्ते पहले लगभग जारी हो जाएंगे। तो ऑनलाइन आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और एग्जामिनेशन सेंटर में वही जो कार्ड हैं वो आप बताएंगे। तो इसमें एज लिमिट क्या है, आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि 32 ईयर्स जो है जनरल कैटेगरी वालों के लिए एज लिमिट है। तो पता कैसे चलेगा कि मैं 32 साल का हुआ या नहीं हुआ का यूपीएससी कैसे काउंट करेगी? तो ये करेगी 2 अगस्त 1989 के पहले जो जिनका बर्थडे हैं, तो वो लोग एलिजिबल इसमें नहीं है। 22 अगस्त 1989 जिसका इसके पहले जो है जिसका बर्थडे है वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। तो और कौन, जैसे बोले कि सबसे पहले भरने वाला कौन होगा, कितनी उम्र रखी गई है सबसे कम उम्र? तो ये रखी गई जिसका बर्थडे 1 अगस्त 2000 के बाद जो होता है बाद आएगा, वो एलिजिबल इसमें नहीं है। तो मैं बात करूं कि एज लिमिट के रिलैक्सेशन को लेकर, जैसे आरक्षण को लेकर जो बात होती रहती है, तो इसमें क्या व्यवस्था है। एज लिमिट है जनरल के लिए, मैंने आपको बताया कि 32 और 6 अटैम्प्ट्स दे सकते हैं आप। मैं अटैम्प्ट्स की बात बाद में करूंगा, पहले मैं एज लिमिट्स ऑफ SC ST करूंगा। तो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स की करूँगा तो उसको 37 है। मतलब SC ST को 5 जो है 5 साल का जो है बार लगाएगा, यानी कि रिस्ट एक्स्ट्रा जो है एक्सटेंशन दी गई है कि 32 साल की जगह SC ST वाला होगा तो उसको 5 साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा। और OBC की बात करूँ मैं तो 35 हैं, यानी कि थ्री 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 ईयर जो है उसको एक्सटेंड किए गए हैं। अटैम्प्ट कितने दे सकते हैं, मतलब कितनी बार आप अपीयर हो सकते हैं? जैसे अटैम्प्ट आप मान रहे हैं कि अगर आपने अप्लाई कर दिया एक बार तो उसके बाद आप पेपर देने नहीं गए, एग्ज़ाम सेंटर में नहीं पहुंचे हैं, तो आपका जो अटैम्प्ट है वो काउंट नहीं किया जाएगा। अगर आपने 6 बार यूपीएससी का टेस्ट भरा लेकिन आप एग्ज़ाम सेंटर में जाने से रह गए, यानी कि घर में ही रहे, नहीं गए, तो आपके 6 बार जो एग्ज़ाम भरने थे आपने, चाहे बेशक फीस भर दी है, तो आपके जो अटैम्प्ट है उसको काउंट होगा इक्वल टू 0। आपने कोई अटैम्प्ट नहीं दिया, इसका मतलब ये होगा। अगर आप एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं तो वही, केवल वही, अगर रोल नंबर भरते हैं जाकर तो बस तो वो काउंट किया जाएगा कि आपका जो अटैम्प्ट हो चुका है। तो ऐसे अटैम्प्ट्स आपको जनरल कैटेगरी को 6 मिलते हैं। तो ऐसा है कि SC ST को क्या मिलते हैं, आप कितने अटैम्प्ट मिलते हैं? तो आप ये भी जानना चाह रहे हैं कि चलो जनरल के लिए 6 हैं तो SC ST के लिए कितने अटैम्प्ट्स हैं?
मतलब कितनी साल तक हो सकता है वो, यानी कि 37 ईयर का SC ST का कोई कैंडिडेट होगा, तो वो कितनी बार एग्ज़ाम दे सकता है, तो उसके लिए है अनलिमिटेड कि वो कितने मर्जी अटैम्प्ट दे सकता है 21 साल से बाद, और 37 ईयर से पहले जितने मर्जी अटैम्प्ट्स वो दे सकता है। उसके जो अटैम्प्ट है उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि OBC के लिए 9 अटैम्प्ट्स है, उनके लिए 9 है, जैसे जनरल के लिए 6 है, तो जो OBC है उसके लिए 9 अटैम्प्ट्स वो दे सकता है। ग्रेजुएशन, आप बोलेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो इसके लिए जो ग्रेजुएशन है वो निर्धारित की गई है। कितने प्रतिशत होना चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप जस्ट पास होने चाहिए बस। कौन से स्ट्रीम में होने चाहिए पास, या कौन से, या आपने आर्ट में किए, किस में किए, तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपने सिंपली अगर ग्रेजुएशन है तो आप दे सकते हैं। इज़ इट ओके? तो आपको लास्ट ईयर में, जैसे लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि क्या हम इसको भर दें, तो आप ऐसा इंश्योर करें कि आपका जो मेंस के एग्ज़ाम आएंगे, प्रिलिमिनरी को छोड़िए आप, लेकिन जो मेंस के आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे उसका रिजल्ट आने से पहले पहले अगर आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाएगा तो ठीक है, तो आप इसको भर लीजिए। अगर वो रिजल्ट नहीं आने वाला है तो आप प्लीज़ करके उसको मत भरिए। तो फीस कितनी रहेगी? फीस मेल के लिए रहेगा 100 रुपीज़ आपको देने होंगे, अगर वो आप मेल पर्सन है। अगर आप फीमेल है या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, बाकी कैटेगरी है, तो उसके लिए फ़ीस इक्वल टू 0 रुपीज़ है, उसके लिए कोई फ़ीस नहीं भरनी पड़ेगी। जैसे ओरिजिनलिटी का इसमें प्रश्न होगा यदि, तो अगर आपको IAS बनना है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है, अगर आपको इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाना है, या इंडियन पुलिस सर्विसेज में जाना है, तो आपको भारत का नागरिक होना आवश्यक है, भारतीय ओरिजिनल का होना चाहिए। अगर आपको IRS में जाना है, और यानी कि इंडियन रेलवे सर्विसेज में जाना है, या अपने किसी और चीज़ में जाना है, इसी स्टेट पोस्ट्स में, तो आपको सिटीजन होना काफ़ी है। आपका इंडिया का सिटीजन होंगे आप तो काफ़ी है। जैसे आपका भूटान है, नेपाल हैं, और तिब्बतियन रिफ्यूजी जो हैं, यानी कि वो जो सर्टिफाइड डेट से पहले जो है भारत आ चुके हैं रिफ्यूज़ी, तो अगर आप वो हैं तो आप उसके लिए काफ़ी हैं। आपको रेलवे में मिल जाएगा, IRS में आपको पोस्ट मिल सकता है, या अन्य पोस्ट में आपको जो है अप्लाई कर सकते हैं आप। लेकिन आपको अगर ये बनना है, IAS बनना है, IFS बनना है, अगर आपको IPS बनना है, तो आपको इंडियन ओरिजिन का होना आवश्यक है। तो अप्लाई कैसे करेंगे आप? तो अप्लाई आप ऑनलाइन कर सकते हैं, मोबाइल से कर सकते हैं, आपको लैपटॉप का सहारा लेना पड़ेगा। पेपर 1 जो फॉर्मेट है वो आप मोबाइल से भर सकते हैं आराम से। उसके लिए आपको upsc.gov.in पे जाना है, और वहाँ पे जो भी व्हाट्स न्यू जो भी ऑप्शन आएंगे आपको उसको क्लिक करते जाना है। आपको रीड करना है या नहीं करना है, उसमें यही चीज़ें होंगी जो मैंने आपको बताया। तो ये चीज़ें होंगी, आपने एग्री करना है, और उसके बाद सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो मांगते जाएंगे वो भरते जाना है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पेपर 2 के लिए आपको लैपटॉप का, कंप्यूटर का सहारा चाहिए, तो आपको कंप्यूटर या लैपटॉप चाहिए पेपर 2 भरने के लिए। तभी आप फीस भी, यानी कि पेपर 2 जो पेपर 2 हैं जो भरना है, आपको फॉर्म 2 भरना है 2 नंबर का, वो आपको कंप्यूटर से ही भरना है। तो ठीक है, आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए ये सब तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि UPSC बहुत बड़ा है, तो मैंने भी अटैम्प्ट्स दिए हैं, 2 अटैम्प्ट्स मेरे हो चुके हैं, तो ये काफ़ी बड़ा सिलेबस आता है। तो इसमें कोई सर्टिफाई नहीं होता। हाँ, कुछ एक गाइडेंस हो सकता है, तो उसमें कुछ सहायता आपको मिल सकती है, जैसे NCERT है, बाकी जो भी हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, और जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं और अपडेट्स हैं, वो आपको सहायता तो करते हैं, लेकिन 100% नहीं। तो आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। तो लगभग सभी चीज़ें आती हैं, आकाश से लेके जनरल साइंस से लेके हाई टेक लेवल का सब कुछ इसमें आ जाता है ना। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको किसी को जानना है तो वो अलग से मुझे इस बारे में कमेंट कर सकता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक में भी, ठीक है। फेसबुक में मनोज बिष्ट करके हैं, और इसमें इस वक्त की लाइव न्यूज़ करके ये यूट्यूब चैनल है, तो आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।